Hey viewers, this is Abhinav Tripathi and welcome to my channel Bio with me. Good news friends, the channel Bio with me is now going to deliver lectures for physics and chemistry also. So this is my first lecture for physics and today we'll discuss the topic center of mass. And one more important information that after the lectures you can download the PDF of handwritten notes and also of daily practice problems which I will provide the link in the description. Okay, so let's get started. Are you all excited? Me too is excited to deliver a lecture on physics. Okay, so first of all we shall know what is center of mass. So center of mass, the first line suggests that any point where, okay, I am again going on in English. Okay, I'm coming back in Hindi. हाँ, तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे किसी भी बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड है. ऐसा माना जाता है कि चाहे कितनी भी मैसिव बॉडी हो, चाहे कितनी भी बड़ी बॉडी हो, उसका मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है. ठीक है, और वो पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं. इवन द एंटायर अर्थ, उसका भी एक पॉइंट पे मास पूरा कंसंट्रेटेड है जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं. और यही कंसेप्ट यूटिलाइज किया जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में. पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में पूरा बड़ा सा ऑब्जेक्ट नहीं लिया जाता है. ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट यूजुअली रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, विदाउट गोइंग इन मच डिटेल्स विल सी हियर. चलिए, सो सेंटर ऑफ मास, a point where the whole mass of the system can be assumed to be concentrated. As you all know, it can be inside or outside the body. ये inside भी हो सकता है और outside भी हो सकता है. जैसे कि बात कर ले एक रिंग की, एक कंप्लीट रिंग है, तो कंप्लीट रिंग में कहाँ पे होगा? इनसाइड द रिंग. अब उसी रिंग को हाफ तोड़ दिया जाए तब भी वो सेंटर पे ही होगा. मीन्स तब भी वो सेंटर से थोड़ा ऊपर हो जाएगा. कंप्लीट रिंग का तो सेंटर पे होता है, पर जब वो रिंग हाफ हो जाएगी तब वो सेंटर से थोड़ा ऊपर हो जाएगा डिस्प्लेस. लेकिन इसका मतलब ये है कि वो रिंग पे लाई नहीं करेगा, अब वो रिंग के ऊपर लाई, मीन्स रिंग के बाहर लाई करेगा. यानी कि और ऐसे ही शेप्स होते हैं जिसको हम बूमरैंग बोलते हैं. बूमरैंग चिल्ड्रंस यूज टू प्ले. वो बूमरैंग का भी सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी होता है. तो कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास इनसाइड द बॉडी होता है, कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी होता है. और इट्स ऑलवेज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. लेकिन कहीं भी हो, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा. ठीक है, इनफैक्ट सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है. आगे वही बात हम बताएंगे. तो सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट ईच अदर. ठीक है, तो अगर कोई इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, तो फिर आप उसको कई पॉइंट पे हैंग करो, कई एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेंगी और फिर उसके बाद सारी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास होगा. तो यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अभी क्वेश्चन आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो चीज़ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल हाफ्स में बांटती है. ठीक है, यानी कि ऐसी इस तरह से बांटती है कि वो अगल बगल मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो. ठीक है, तो अगर कोई इरेगुलर शेप है तो वही हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेंगे जो उसको दो इक्वल भागों में बांटे, और ये निश्चित है कि सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा. ठीक है, और जहाँ पे दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर किसी ऑब्जेक्ट की दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाएगा. सेंटर ऑफ मास इज नियर द हेवियर ऑब्जेक्ट. सेंटर ऑफ मास हेवियर ऑब्जेक्ट के पास होता है और द नेट एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी एट्सेट्रा ऑफ ए बॉडी. एक बात, ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास इज नियर द हेवियर ऑब्जेक्ट, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. और आगे हम इसको, ये तो अभी वर्ड्स में है, आई विल शो यू मैथमेटिकली ऑल्सो कि मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवियर ऑब्जेक्ट के पास, जहाँ ज़्यादा मास होगा उसी की तरफ शिफ्ट करेगा. जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक सॉलिड कोन का, तो सॉलिड कोन में टिप पे कुछ मास होता है और नीचे भी कुछ मास होता है. तो इसमें जो टिप पे मास होगा वो कम होगा और नीचे एक बड़ा सा सर्कल होता है. कोन कैसे होता है? कोन कुछ इस तरह से होता है. वेट,
ये नोट्स हैं तो मैं इस कॉपी को गंदी नहीं करूँगा, मैं रफ नोटबुक में आपको शो करूँगा और प्रॉब्लम्स भी हम रफ नोटबुक में सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं। जैसे कि ये आपका एक कोन है, कोन शेप, ठीक है। तो कोन, ये सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन मीन्स पूरे में मास भरा हुआ है। तो इसके टिप पे कैसा है, टिप पे, यहाँ पे टिप पे कम मास है और यहाँ पे ज़्यादा मास है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होना चाहिए, वो सेंटर ऑफ मास अभी अभी हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास इज नियर द हेवियर ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो अब इस पूरे ये जो पूरा कोन है ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कई पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ज़्यादा पार्टिकल्स कहाँ पे कंसंट्रेटेड हैं, जहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल वही हेवियर पार्ट होगा। तो हेवियर पार्ट के पास ही इसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो अगर बात कर लें कि इस कोन की पूरी हाइट अगर h है, पूरी हाइट अगर h है, तो यहाँ से h/4 डिस्टेंस पे, यानी इस डिस्टेंस को 4 भागों में बांट लीजिए, तो यहाँ से h/4 डिस्टेंस पे ये इसका पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर, ऑलराइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम सारी चीज़ें डिस्कस करें। तो मेरा ये मतलब है कुल मिला के कि सेंटर ऑफ मास जो होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दो सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, मीन्स एक का ज़्यादा मास है, एक का कम मास है, तो उन दोनों के बीच में उन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हेवियर ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ठीक है, चलिए। द नेट एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम is the acceleration is actually the acceleration of acceleration, momentum और velocity of its center of mass। तभी तो फिजिक्स में हम जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है उसको अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक बड़ा सा ब्लॉक है, तो अब उस बड़े से ब्लॉक को भी हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आखिर एक बॉडी में फ्री बॉडी डायग्राम में तो हम उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो जब हम किसी भी चीज़ को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, मतलब कि चाहे कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट हो उसका सेंटर ऑफ मास पे ही सब पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है और पूरी जो भी वो एक्टिविटी बॉडी करेगा वो सारी एक्टिविटीज़ उसके सेंटर ऑफ मास की होंगी। चाहे तो बॉडी एक्सेलरेट करे तो जो उसका नेट एक्सेलरेशन होगा वो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। चाहे तो बॉडी कुछ उसके पास कुछ मोमेंटम हो तो उसका जो नेट मोमेंटम होगा वो उसके सेंटर ऑफ मास का नेट मोमेंटम होगा। तो ये जो है ये इसी के आधार पर पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट भी रखा गया। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पहले हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रीट सिस्टम का किस तरह से निकालते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकालते हैं। अभी डिस्क्रीट सिस्टम क्या है, डिस्क्रीट सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स इधर उधर बिखरे हों, इधर उधर स्पेस में बिखरे हों। तो ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। और कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि मास जो है वो कंटिन्यूसली किसी शेप के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उसका भी पढ़ेंगे कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम दो तरह के केसेस पढ़ सकते हैं, एक ऐसे जो कि यूनिफॉर्म शेप्स हो, ठीक है, और एक ऐसे जो कि नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूनिफॉर्म ही ज़्यादा रिलेवेंट है, लेकिन फिर भी मैं नॉन यूनिफॉर्म भी बताऊंगा और क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है, इसीलिए मैं नॉन यूनिफॉर्म का केसेस भी डिस्कस करूंगा। तो चलो, विदाउट टॉकिंग मच वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये m1 m2 हमने दो पार्टिकल्स ले लिए। अब इसके अलावा बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेट अस से कि n पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, मतलब r से, जैसे कि मान लो किसी भी चीज़ की डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से ही ली जाती है। तो अगर ओरिजिन से m1 की डिस्टेंस r1 है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो m1 का पोजीशन क्या है, r1 है, और m2 का पोजीशन r2 है। ऐसी कोई mn हो, यानी nth मास हो, जो ढेर सारे पार्टिकल हो, तो mn का मास rn हो, mn का पोजीशन वेक्टर rn होगा। तो अगर इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इधर उधर फैले हुए हैं, उन पार्टिकल्स का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना, उन सिस्टम ऑफ, अगर उनको हम एक सिस्टम मान लें तो उन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसके लिए ओरिजिन से उस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा वो होगा r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये जो फार्मूला है इसको मैं डिराइव तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो इसीलिए आप इसको मेमोराइज इजीली कर सकते हैं। r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अगर यहाँ पे n मासेस हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn।
ठीक है, डॉट 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 mn, ठीक है। तो ये होगा r सेंटर ऑफ मास। अब बात करते हैं इसी तरह x सेंटर ऑफ मास। अब r सेंटर ऑफ मास तो इसका पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर में पूरे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स, z कोऑर्डिनेट्स, तो सारे एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इसको r सेंटर ऑफ मास निकालना ऐसे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें r सेंटर ऑफ मास निकालना है तो r सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली x सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप प्लस z सेंटर ऑफ मास k कैप। तो इस तरह से निकालना मुश्किल है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? x सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, y सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं और z सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। फिर अगर हम तीनों को ऐड कर दें और फिर हम r सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ठीक है। r सेंटर ऑफ मास मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी उसके कोऑर्डिनेट्स। तो x में क्या है? x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2। इस तरह n पार्टिकल्स का भी हम कर सकते हैं। और z सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। सो दीज थिंग्स आई होप यू माइट हैव अंडरस्टैंड, बिकॉज आगे मैं और भी रिलेवेंट चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, इसलिए आई एम गोइंग फास्ट। ओके, नाउ बात करते हैं, अगर जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? इधर क्या था? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी r सेंटर ऑफ मास था, यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था, r सेंटर ऑफ मास। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या बन जाएगा? इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो dr बाई dt इज वेलोसिटी। तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करें तो dv बाई dt इज इक्वल टू a, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 बाई m1 प्लस m2। तो क्लियर है ये थिंग? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ आ रहा है ये अब हमें एक जो अभी हमने बात बताई थी ना कि जो सेंटर ऑफ मास होता है हैवियर ऑब्जेक्ट के पास होता है, तो मैंने बोला था कि मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा। तो चलो देखते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। तो फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। अच्छा, तो अब ये जो सिस्टम है m1 एक पार्टिकल है, m2 दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। अब सिस्टम ये जो गिवन सिस्टम है इसमें हमें सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता करना है। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा, ये तो सर्टेन है, ये तो पक्का है, ठीक है। चलिए, तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसी पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अब हमें मान लेना चाहिए कि चलो अब हम इसको कहाँ से नापें, मेजर मीन्स सेंटर ऑफ मास अगर हमें बताना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम कहाँ से बताएं, यानी कि कोई ओरिजिन तो होना चाहिए, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो होना चाहिए। तो आप अगर इसको ओरिजिन मानते हो, यानी m1 से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जानना चाहते हो, तो m1 को ओरिजिन मान लो, या अगर आप m2 से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जानना चाहते हो तो m2 को ओरिजिन मान लो। चलो, तो अगर हम m1 को, सपोज सेंटर ऑफ मास इज r1 डिस्टेंस फ्रॉम m1, अगर चलो मान लेते हैं फिर सेंटर ऑफ मास जो है वो r1 डिस्टेंस है m1 से और r2 डिस्टेंस है m2 से, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, तो उस हिसाब से m1 से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी? m1 r1 प्लस, अच्छा m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला है। अच्छा, तो r1 डिस्टेंस कहाँ से है? m1 से है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते हैं हम लोग। तो r1 मतलब m1 यानी ये जो मास है इसका सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस, अगर हम m1 को ओरिजिन मानते तो m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो ओरिजिन है 0,0 m1 पे, तो m1 की ओरिजिन से कितनी दूरी है? r1 जो इस फॉर्मूले में है, ये जो फॉर्मूला है m1 r1 प्लस m2 r2, यहाँ r1 और r2 क्या है? पोजीशन वेक्टर, यानी m1 का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है और m2 का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, यही है ना r1 और r2। तो अगर हम ओरिजिन m1 पे मानते हैं, तो m1 की ओरिजिन से कितनी दूरी है? तो m1 की ओरिजिन से दूरी है 0, बिकॉज m1 पे हमने ओरिजिन माना है। तो
m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू आर, यानी m2 की ओरिजिन से कितनी दूरी है r, m2 की ओरिजिन से कितनी दूरी है r, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू आर बाई m1 प्लस m2। तो r1 यानी ये जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया है, सेंटर ऑफ मास ये है m1 से कितने दूर पे है, तो उसको हमने नाम दिया है r1। तो r1 इज इक्वल टू m2r बाई m1 प्लस m2। ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, इसी तरह क्या हो जाएगा m1 इंटू आर। तो अगर हम m2 से नापें तो m2 से नापेंगे तो m2 पे ओरिजिन हो जाएगा, तो m2 0,0 हो जाएगा, और m1 कहाँ पे हो जाएगा, r डिस्टेंस पे होगा, 0,r हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। तो m1 इंटू आर और इस बार m2 इंटू 0 हो गया, क्योंकि अगर हम m2 से पोजीशन नापेंगे तो ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, m2 पे कर जाएगा। तो m1 इंटू आर प्लस m2 इंटू 0 बाई m1 प्लस m2, तो r2 इक्वल टू m1 r बाई m1 प्लस m2। ये तो क्लियर है। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, अगर हम इनको डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो हमें मिलेगा r1 बाई r2 इक्वल टू m2 बाई m1। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, यानी कि अगर ढेर सारे n मास हैं, ठीक है, तो क्या हमें पता चलेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn ऑल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, यानी कि मास और उसके पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है, मास और उसके पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अच्छा, ये मास और पोजीशन वेक्टर के प्रोडक्ट को ही एक स्पेशल नाम दिया जाता है, मोमेंट ऑफ मास। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं मोमेंट ऑफ मास क्या होता है। मोमेंट ऑफ मास इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इज नोन एज मोमेंट ऑफ मास, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर इज नोन एज मोमेंट ऑफ मास। और ये मोमेंट ऑफ मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इट इज कांस्टेंट फॉर ए सिस्टम। तो मोमेंट ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 जो mn rn इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसको हम आगे कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के जरिए। चलिए, ऑल्सो दिस इम्प्लाइज m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इससे हमें क्या पता चलता है कि m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोला। ठीक है, और इसका हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। इस ग्राफ से हम क्या पता कर सकते हैं कि जब m ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास की दूरी जो है वो कितनी होगी, कम होगी। यानी जिसके पास ज़्यादा मास होगा उससे सेंटर ऑफ मास कम दूरी पे होगा। वही बात मैं बोल रहा था पहले भी। और जिसके जब m कम होगा, यानी जब मास कम होगा, तो जो सेंटर ऑफ मास की दूरी है उससे वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस ग्राफ से भी हम ये समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि अभी जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड हैं, और ये क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही नोट्स में लिखे हैं, ताकि अभी तो मैं फ्रेशली पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी जो है बाद में जब हम पढ़ें तो फिर नोट्स को जब रिवाइज करें तो ये कंसेप्ट हमारे फिर से रिप्लेनिश हो जाए और दिमाग पे हमारे प्रेशर जाए। एक्चुअली जब हम सॉल्व किए रहते हैं क्वेश्चंस को नोट में, तो हमारे दिमाग पे प्रेशर नहीं जाता है और हम ऊपर से देख के चले जाते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज करते हुए सॉल्व करते हैं तो फिर हमारे दिमाग में वो फिर से रिप्लेनिश हो जाते हैं वो आइडियाज़। इसीलिए आप भी चाहिए तो अपने नोट्स में क्वेश्चंस को ऐसे ही लिखिए, और सोल्यूशन कहीं किसी रफ नोटबुक में, या आप मेरे वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं, तो सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। और उसके बाद लेकिन अपने नोट्स जब लिखिएगा, जब मैं हैंड रिटन नोट्स का जो PDF डालूंगा उसमें भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। लुक एट द फिगर बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। In the figure, a bat is broken along XY into 2 pieces. Point C is the center of mass. Then, अब देखिए इसमें इस फिगर में बताया है कि ये एक बैट है। ये क्वेश्चन शायद DPP में भी है। तो ये जो एक बैट है जिसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, तो ये वाला टुकड़ा बड़ा है और ये वाला टुकड़ा छोटा है, और सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इस तरफ है। तो छोटे वाले टुकड़े का जो मास है वो m2 है और बड़े वाले टुकड़े का मास m1 है।
अच्छा, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये बताइए कि m1 ग्रेटर देन m2 होगा, कि m1 लेस देन m2 होगा, कि m1 इक्वल टू m2 होगा, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा, सेंटर ऑफ मास हैवियर ऑब्जेक्ट के पास होगा। और जो ग्राफ हमने देखा था उसमें भी हमने एक बात पढ़ी कि सेंटर ऑफ मास हैवियर ऑब्जेक्ट के पास होगा, यानी सेंटर ऑफ मास की हैवियर ऑब्जेक्ट से जो दूरी होगी वो कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे m2 छोटे वाले पार्ट के, ये जो सेंटर ऑफ मास है वो m2 के पास है और m1 से ज़्यादा दूर है, यानी कि अगर हम इसको देखें तो इसके दो टुकड़े हुए होंगे। अभी मैं इसको आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ कि इसके दो टुकड़े कुछ इस तरह से रहे होंगे। एक टुकड़ा ये, इसका क्या m1 मास, ठीक है, और इसका दूसरा टुकड़ा कुछ इस तरह रहा होगा, m2 मास। अच्छा, अब इसका मास, पूरे का मास अज्यूम करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा, और इस वाले का, इस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास अज्यूम करते हैं यहाँ रहा होगा। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहेगा। अगर दोनों को ज्वाइन कर दे तो सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे था, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी जहाँ पहले था, सॉरी, तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे था। अब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो भी यहीं पे होगा। तो अच्छा, यानी कि इस मास से m2 से इसकी दूरी कम आ रही है और m1 से इसकी दूरी ज़्यादा आ रही है। यानी कि अगर हम बात कर लें m1 r1, मान लीजिए ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 है, तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ठीक है, अच्छा, तो m1 तो m2 से जो r1 है, ये r1 का हमें पता चल गया कि r1 जो है, r1 यानी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, तो r1 जो है वो तो छोटा है, r1 जो है वो तो बड़ा है r2 से, तो r1 इज़ ग्रेटर देन r2। अब इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट कैसे रहेगा, तो इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट तभी हो पाएगा जब m1 इज़ लेस देन m2 होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, यानी कि इस प्रोडक्ट को m1 r1 और m2 r2 को बराबर करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चूँकि r1 और r2 जो है, r1 जो है r2 से बड़ा है, तो m1 को m2 से छोटा होना होगा, तभी ये प्रोडक्ट इक्वल होगा। और वैसे भी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हैवियर ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसीलिए ये इधर है, तो m2 जो है ग्रेटर देन m1 होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी m2 ग्रेटर देन m1, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज केप्ट एट a,0 along x-axis. What mass should be kept at -3a,0 so that the center of mass lies at the origin? देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसको ओरिजिन से a,0 डिस्टेंस पे रखा गया है। तो एक मिनट, इस हाँ, तो देखते हैं कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, चलिए इसको मान लेते हैं, और इसका मास कितना है, m। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है एक्चुअली, और ये m है, मतलब रुकिए इसको हम अच्छे से बना दें कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और इसे ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है 0,0, ओरिजिन में 0,0 पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और फिर यहाँ से ये जो है इसकी पोजीशन जो है वो a,0 है, यानी वो ओरिजिन से a डिस्टेंस दूरी पर है। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट मास शुड बी केप्ट एट -3a,0, -3 यानी इधर जाते हैं। चलिए, तो ये जो डिस्टेंस है ये -3a है, तो -3a,0 पे, -3a,0 यानी ये पोजीशन -3a,0, ठीक है। इस डिस्टेंस पे क्या मास रखें कि इन दोनों का जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 0,0 पे लाई करे, यानी ओरिजिन पे लाई करे। तो ठीक है, तो हम बस सिंपल सा अपना कंसेप्ट लगा दें। क्या कंसेप्ट लगा दें कि मोमेंट ऑफ मास इज़ कांस्टेंट, यानी कि
m1r1, तो इसका मास हमें पता नहीं है, ये हमें क्या मास रखना है वो हमें पता नहीं। चलो तो लेट द मास बी, अननोन मास बी x, ठीक है। तो अननोन मास को हम x मान लेते हैं, तो x इंटू ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस है, हम बोल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, हमने बोला था ना कि मोमेंट ऑफ मास कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ मास ये जो है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये डिस्टेंस क्या है, 3a है। डिस्प्लेसमेंट होता तो हम माइनस लगा सकते थे, पर डिस्टेंस है इसलिए हम 3 लगाएं, तो 3a, x इंटू 3a इज इक्वल टू m इंटू a, x इंटू 3a इज इक्वल टू m इंटू a, तो a कैंसिल और x इज इक्वल टू m/3, ठीक है। तो ये जो मास हमें ऑरिजिन से -3a डिस्टेंस पे रखना होगा वो होगा m/3। तो इसमें कोई m/3 ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, फाइंड लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से लोकेशन बताइए इस केस में। तो इस केस में देखते हैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो r सेंटर ऑफ मास, इसका सॉल्यूशन मैं इसी में कर दूं, चलिए करता हूं। तो r सेंटर ऑफ मास, पेंसिल से कर रहा हूं ताकि बाद में इरेज कर सकूं। r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप। क्लियर? इस तरह की क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिल जाएगी। चलिए तो फिर देख लेते हैं। अब x सेंटर ऑफ मास कैसे मिलेगा हमें, तो अगर हम ओरिजिन, तो क्या होगा, ओरिजिन से ही सबका पोजीशन नापते हैं सारे मास का, तो 4 इंटू यहाँ से, और इसकी डिस्टेंस, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है 0, तो 4 इंटू 0 आई कैप प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू एल, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है l है, 2 इंटू एल आई कैप प्लस, बार बार आई कैप लिखने से अच्छा है ब्रैकेट लगा के बाहर ही आई कैप लिख दें, चलिए कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद 3 इंटू एल आई कैप प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम डायरेक्ट लिख दें बाई, सारा मास कितना है 4 + 2 + 3 + 1, तो इज इक्वल टू 3 + 1 4, 4 + 2 6, ऑफ कोर्स it will be 6 k 10 kgs, yeah, this mass will be 10 kg total mass is 10, तो दिस इज आई कैप, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया पोजीशन वेक्टर का। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो ये तो 0 ही आएगा, इसको नहीं लिखेंगे, इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 3l जे कैप प्लस 1l जे कैप बाई 10। क्लियर? अब नेट जो आएगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वो होगा 2l + 3l इज इक्वल टू 5l आई कैप, 5l/10, 5/10 1/2, यानी l/2 आई कैप प्लस अगली पोजीशन क्या आएगी जे कैप की, 3 + 1 4, 4/10 जे कैप। अब 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 4l/10 जे कैप, 4l/10 को हम क्या लिख सकते हैं 2/5 l जे कैप। सो दिस इज द फाइनल आंसर, l/2 आई कैप, 2/5 l जे कैप। अब देखिए इधर, यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये तो लंबा चौड़ा सोल्यूशन हो गया, पर नीट एग्ज़ाम एक बहुत ही कम समय का एग्ज़ाम है जिसमें बहुत ही फास्ट स्पीड का टेस्ट है। तो अभी हमें देख सकते हैं कि ये इस पूरे सिस्टम को अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए तो ये 4 + 1 5 kg, यानी इस तरफ कितना है 5 kg। अब इस साइड देखें, मीन्स अभी हम लेफ़्ट की बात करें तो 5 kg, और इधर 3 + 2, इधर राइट की बात करें तो भी 5 kg, यानी इस पूरे सिस्टम का कितना आएगा 5 kg, और इस पूरे सिस्टम का 5 kg। तो अगर इधर भी 5 kg है, इधर भी 5 kg है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एकदम बीच में होगा।
ठीक है। तो इसीलिए जो x कोऑर्डिनेट आया है वो क्या है, l/2, यानी ये पूरी डिस्टेंस अगर l है तो उसके बीच में l/2 में है। अब फिर देखिए तो ये 3 + 1 4 kg है और ये कितना है, 4 + 2 6 kg है। तो ज़्यादा मास कौन सा है, अगर इधर देखें तो इधर 4 kg है और इधर 6 kg है, तो ज़्यादा मास किधर होगा, ज़्यादा मास नीचे होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए, अगर हम L मान लें तो सेंटर ऑफ मास इसके पास होना चाहिए, यानी ज़्यादा मास के पास होना चाहिए, यानी वो l/2 से नीचे ही होगा। तो देखते हैं, तो ये 2/5L है, यानी कि अगर हम ये जो पूरा L डिस्टेंस है इसको ऐसे 5 बराबर भागों में बांट दें, ओके, तो ये 2/5 यानी इस पोजीशन पे ये जो सेंटर ऑफ मास है हमें मिला है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहाँ पे हमें मिलेगी। क्लियर है, तो इसको हम फील भी कर सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे बढ़े हम। तो अगला जो टॉपिक है वो डेंसिटीज़। तो डेंसिटीज़ जो है हमें कुछ मास डेंसिटीज़ पढ़नी होंगी, लीनियर मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। और अगर डेंसिटी शब्द सिर्फ लिखा है तो उसको हम क्या समझते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी ही। तो लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास पर यूनिट लेंथ dm/dl या m/l। और एरिया मास डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो m/a होती है, यानी एरिया मास पर यूनिट एरिया, और dm/da से रिप्रेजेंट की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। और वॉल्यूम मास डेंसिटी एज यू नो, इसी को हम जनरली डेंसिटी भी कहते हैं, और रो से रिप्रेजेंट की जाती है मास पर यूनिट वॉल्यूम dm/dv। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। वो फॉर्मूला m1r1 + m2r2 + mnrn by m1 + m2 + mn, ठीक है, दिस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। और r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप प्लस z सेंटर ऑफ मास k कैप प्लस एक बात और हमने पढ़ी थी कि मोमेंट ऑफ मास इज कांस्टेंट, यानी m1r1 + m2r2 + m3r3 मीन्स प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। चलिए अब बात करते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम की। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, एक रॉड का एग्जांपल दिया है। तो अब मीन्स कंटिन्यूअस मास सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, जहाँ पे कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसमें भी यूनिफॉर्म केसेस आते हैं और नॉन यूनिफॉर्म केसेस आते हैं। तो पहला जो हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जिस शेप का, वो है रॉड। और रॉड की बात कर ले अगर, तो रॉड जो है हमें यूनिफॉर्म रॉड भी मिल सकता है और नॉन यूनिफॉर्म रॉड मिल सकता है। यूनिफॉर्म रॉड मतलब क्या, लैम्डा, यानी मास लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए यानी कि अगर हम यहाँ से एक टुकड़ा काटें चाहे यहाँ से एक टुकड़ा काटें, सबका मास मतलब अगर वो सेम डायमेंशंस का है, अगर dx साइज़ का एक टुकड़ा यहाँ से काटें और dx साइज़ का एक टुकड़ा यहाँ से काटें, तो दोनों टुकड़ों की जो मास होगा वो सेम होगा, यानी वो मास वेरी नहीं करेगा। अगर तो चलिए हम मास डेंसिटी जिसकी कांस्टेंट हो वो उसको हम यूनिफॉर्म रॉड कहते हैं। लेंथ L, अगर मान लो एक रॉड दिया है जिसकी लेंथ L है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और मास पूरे रॉड का कैपिटल M है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना होगा, हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता करनी होगी, ठीक है। चलिए तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि कोई ना कोई एक एंड हमें पहले ही पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें पता लगाना है, तो किसी एक एंड से पता लगा लेते हैं। चलिए जिस एंड से पता लगाते हैं उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं और उसको कोऑर्डिनेट हम 0,0 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस दृष्टि से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा l,0, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट l,0। चलिए फिर देखते हैं हम x सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, अब हम मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काटें, ठीक है। अब छोटे से एलिमेंट को काट के, तो अगर मैं यहाँ छोटे से एलिमेंट को काटें, फिर यहाँ छोटे से एलिमेंट को काटें और फिर उसको क्या मान लो, ये जो डिस्टेंस है x डिस्टेंस पे, फिर x डिस्टेंस पे, और ये जो x डिस्टेंस है बार बार वेरी कर रही है, तो यानी छोटे छोटे टुकड़े काट के और हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेशन x.dm, यानी x.dm का हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्या होता है, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, m1r1 + m2r2, यानी जितने मास और उनका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट को हम जोड़ते हैं और नीचे सारे मास को जोड़ते हैं। सेंटर ऑफ मास का क्या कंसेप्ट था, ऊपर मास और उसके सारे जितने भी मास हैं और उनका जो
पोजीशन वेक्टर है उसका प्रोडक्ट को हम जोड़ते हैं, और नीचे क्या करते हैं, नीचे हम सारे मास को जोड़ते हैं। तो उसको जोड़ने का जो सही तरीका उसको वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो फिर इसीलिए हम यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं। तो x डॉट डी एम कर देते हैं। तो कहाँ से, 0 से लेके l तक, 0 से लेके l लेंथ तक। हाँ, तो x डॉट डी एम यानी सारे मास और लेंथ का प्रोडक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे डी एम सारे मास का सम आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर देखते हैं, लेकिन डी एम जो है, डी एम को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एक्स। कैसे, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स। अब डी एक्स को इधर लेते हैं तो डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। तो यहाँ पे हम डी एम की वैल्यू लैम्डा डी एक्स रख देते हैं। तो एक्स इंटू लैम्डा डी एक्स। अब क्या हो जाता है, लैम्डा जो है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले लिख लिया है कि लैम्डा कांस्टेंट है यूनिफॉर्म रॉड के लिए। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन में बाहर आ जाता है, और सारे दोनों कांस्टेंट, दोनों लैम्डा कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स डॉट डी एक्स, 0 से l तक, और यहाँ डी एक्स। ठीक है, अब फिर देखते हैं हम, तो फिर ये हो जाएगा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और क्योंकि ए टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो x टू द पावर 1 का होगा x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, यानी x टू द पावर 2 बाई 2। ठीक है, और कहाँ से लेके, 0 से l तक। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे x 0 से लेके l तक। ठीक है, तो इसका अब हम इसको लिख सकते हैं l स्क्वायर बाई 2 बाई l, और इस तरह से रॉड का जो सेंटर ऑफ मास आएगा यूनिफॉर्म रॉड का, वो l बाई 2 आएगा। तो x सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज l बाई 2 फ्रॉम एनी एंड, किसी भी एंड से लीजिए, l बाई 2 उसका सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड की। तो रॉड का समझ में आ गया, यूनिफॉर्म रॉड का l बाई 2। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड की। नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या है, लैम्डा जो है, लैम्डा यानी मास एरिया, सॉरी लीनियर मास डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है। चलिए तो इसको एक क्वेश्चन की मदद से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दे दिया है कि लैम्डा कैसे वेरी कर रहा है, वो तो दिया ही होगा क्वेश्चन में, कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स देन फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड अबाउट वन एंड। किसी भी एंड से आप जो है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताइए जब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स है, यानी लैम्डा जो मास डेंसिटी है ये वेरी करे जा रही है। कैसे, जैसे जैसे एक्स यानी ओरिजिन से जैसे जैसे ये डिस्टेंस एक्स बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे ये जो लैम्डा है मास डेंसिटी वो बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, चलिए यानी कि यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर का कोई टुकड़ा काटते हैं और यहाँ से 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटते हैं, तो जो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटे होंगे उसका मास इस वाले टुकड़े से ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं ऐसे सिस्टम का कैसे निकालते हैं। तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं मास। तो मास इसका m है और लेंथ कैपिटल L है। चलिए हियर लैम्डा वेरीज विथ पोजिशन एज लैम्डा नॉट एक्स, देन नाउ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। और लैम्डा एक्चुअल में होता क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी dm बाई डी एक्स। डी एक्स क्या है, अगर ये छोटा सा पार्टिकल है भाई तो इसका dx क्या है, dx इसका लेंथ है और इसका मास क्या होगा, dm होगा। ठीक है, तो लैम्डा नॉट एक्स इज इक्वल टू dm बाई डी एक्स इक्वेट कर सकते हैं हम। चलिए तो इस हिसाब से dm क्या होगा, dm होगा लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स, dm इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स। चलिए अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल क्या होगा, एक्स इंटू डी एम, यानी सारे मास और उनके पोजीशन का प्रोडक्ट का सम बाई सारे मास का सम, यही होता है ना सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। चलिए अब डी एम की वैल्यू में रख दें, तो एक्स इंटू लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा, और नीचे लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर L तक। तब फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे हम, तो उसके बाद जो हमें ऑब्टेन होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एक्स इंटू लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स और लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स नीचे, क्योंकि यहाँ सारे मास का इंटीग्रेशन है। लैम्डा नॉट तो भैया कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा और वो कट भी जाएगा। कैसे, ऐसे कट जाएगा, काट देते हैं, मज़ा आ जाएगा। चलिए तो लैम्डा नॉट कट जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 यानी एक्स टू द पावर 3 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर L तक। और इसका नीचे एक्स डी एक्स है, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 यानी एक्स टू द पावर 2 बाई 2। तो L बाई L और मतलब 0 से लेकर L तक ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, L क्यूब बाई 3, इसका क्या हो जाएगा, L क्यूब बाई 3 बाई L स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, 2L बाई 3,
यानी इस सिस्टम का, ये जो हमारा सिस्टम था उसका क्या मिलेगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2L/3 पे होगा। और ये क्वेश्चन हमने डीपीपी में भी डाला है। चलिए ओके, सॉरी डीपीपी मैंने लीक कर दिया। चलिए तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिंग हाफ। अब ये जो हाफ रिंग है, अब हाफ रिंग का सेंटर ऑफ, अब देखिए समय कम है, डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी डेरिवेशन समझाने में हम समय नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ, लेकिन जो ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, कुछ ऐसा बता देंगे जिससे आपको ये फॉर्मूले याद ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा 1 अगस्त को एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो रिंग हाफ, तो हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, उससे पहले हम जान लें कि कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। तो कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास जहाँ होगा वो जगह होती है उसका सेंटर, क्योंकि कंप्लीट रिंग इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर, और सारे ज्योमेट्रिकल फिगर का जो मतलब सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। तो अगर कोई कंप्लीट रिंग है तो उसका उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। लेकिन ये एक हाफ रिंग है, तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बिल्कुल अब हम पता लगाएंगे। तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सेंटर पे नहीं होगा, वो होगा सेंटर से 2r/3 ऊपर जाने पे, 2r/3 ऊपर, 2r/3, मैं 3 बोल रहा हूँ, अभी आपको समझाऊंगा इसका क्या क्या मतलब है, 2r/पाई ऊपर जाने पे। अच्छा, इसको समझने का, याद रखने का तरीका क्या है, 2r/पाई आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे आप, देखिए पहली बात तो ये जो रिंग है, ये रिंग है, ये डिस्क नहीं है, ये हाफ डिस्क नहीं है, ये रिंग है। यानी कि इसका सारा मास कहाँ होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा इसके बॉर्डर पे। ठीक है, तो जहाँ मास होगा सेंटर ऑफ मास उसी के पास होगा। अभी हमने पढ़ा है कि हेवियर मास के पास होगा, और जहाँ पे मास होगा उसी के पास सेंटर ऑफ मास होगा। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास को कहाँ होना चाहिए, अगर हम इसको रेडियस को मान ले, पूरा डिस्टेंस अगर r है तो सेंटर ऑफ मास क्या r से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, r से ज़्यादा तो नहीं होगा, r से कम ही होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास r से कम होगा। अच्छा, तो क्या r/2 पे होगा, r/2 पे कैसे होगा, क्या दोनों तरफ बराबर मास है, नहीं, दोनों तरफ बराबर मास तो नहीं है, तो r/2 पे तो नहीं पॉसिबल है। अच्छा, तो कहाँ पे होगा, ये होगा ऐसी जगह पे 2r/3, यानी ये इसके ज़्यादा होगा, यानी r/2 से ऊपर ही होगा, क्योंकि इधर ज़्यादा मास है और इधर तो बिल्कुल ही मास नहीं है। आखिर हाफ रिंग का यही मतलब है ना कि इधर सारा मास है, इधर कुछ नहीं है। तो ये जो r/2 है उससे ऊपर होगा, यानी जिधर मास होगा उसी के साइड होगा। ठीक है, तो वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2r/पाई। पाई का मतलब क्या है, 3.14। चलो इसको 1 मिनट के लिए 3 मान लेते हैं। तो 2r/3, अगर ये 2r/3 है तो 2/3r, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस r है, तो अगर हम इसको 3 टुकड़ों में बांटते हैं तो ये 2/3r पे होगा, यानी यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो अब चलिए बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका बेसिक फॉर्मूला था। अब डिस्क को हम इससे रिलेट कर सकते हैं। डिस्क का मेमोराइज कैसे करेंगे, हाफ डिस्क का होता है 4r/3 पाई। देखिए ये एक इवन नंबर है 2 के बाद का अगला इवन नंबर क्या होगा, 4, तो 2r/पाई किसका था, हाफ रिंग का, और तो 2r, और इसके नीचे 1 है, तो 1 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर जो है वो है 3। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 2r/पाई किसका है, हाफ रिंग का, और 4r/3 पाई किसका है, हाफ डिस्क का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो 4r/3 पाई इज ऑफ हाफ डिस्क एंड 2r/पाई इज ऑफ रिंग। आगे देखें हॉलो स्फीयर बाई और सॉलिड स्फीयर का। तो हॉलो स्फीयर क्या है, अरे भैया टोपी जैसा होता है, अंदर से खोखला, बाहर से सारा मास कहाँ होगा, बस एक शेल की तरह होगा, ऊपर की तरफ होगा, और अंदर से ये खोखला होगा, तो यानी इसका सारा मास बाहर की तरफ होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किस तरफ होगा, अगर मान लो ये जो रेडियस है तो r/2 पे होगा कि r/2 के नीचे होगा कि r/2 के ऊपर होगा, भाई r/2 पे तो पक्का पॉसिबल नहीं है। क्यों r/2 पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो हॉलो स्फीयर है इसका सारा मास इसके शेल पे कंसंट्रेटेड है, नीचे की तरफ कंसंट्रेटेड तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि r/2 से नीचे भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे कोई मास है ही नहीं, सारा मास ऊपर की तरफ कंसंट्रेटेड है, तो ये r/2 से ऊपर ही होगा। अच्छा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये होगा, ये हॉलो स्फीयर का जो मास होगा दैट विल बी, हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास, हाँ सॉरी, तो मुझसे एक मिस्टेक हुई कि ये जो है मतलब मैं सॉलिड स्फीयर के बारे में डिस्क्राइब करने लगा था। चलिए, तो अभी हम बता रहे हैं हॉलो स्फीयर क्या होता है। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। हॉलो स्फीयर ये जो है मतलब एक
कैप के समान होता है, अंदर एम्प्टी और बाहर से सारा मास कहाँ पे कंसंट्रेट होगा, उस शेल के ऊपर, ठीक है। और ये जो सॉलिड स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर का सारा मास जो होता है वो मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अंदर से खोखला नहीं होता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो r/2 पे होता है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास हाफ द रेडियस पे होता है, यानी रेडियस से हाफ द डिस्टेंस पे होता है। और सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 3r/8 पे होता है, यानी अगर रेडियस को जो है मतलब पूरे 8 भागों में बांट दीजिए तो वो मतलब रेडियस मतलब 3r/8 यहाँ से 3 को कवर करके होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाले के पास होगा, हाफ से नीचे ही होगा, यानी कि नीचे वाले पोर्शन के पास होगा, क्योंकि अगर आप इस सॉलिड हेमिस्फीयर को देखिए तो इसका जो मास है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कम मास है और यहाँ पे ज़्यादा मास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा मास आ रहा है तो ज़्यादा मास के पास ही सेंटर ऑफ मास होगा, यानी r/2 पे नहीं, उससे नीचे होगा। लेकिन इसको लिखने का तरीका मैंने यहाँ पे 4r/8 क्यों लिखा है और यहाँ पे 3r/8 क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो होता है हॉलो हेमिस्फीयर का ये जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 4r/8 पे होता है, वाई सेंटर ऑफ मास 4r/8 पे होता है। और इसका सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 3r/8 पे होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हॉलो कोन और सॉलिड कोन की। तो हॉलो कोन और सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है, अब बताइए हॉलो कोन, तो हॉलो कोन का भैया मास कहाँ पे होगा, हॉलो कोन का मास तो बॉर्डर्स पे होगा, नीचे मास नहीं होगा। लेकिन बात करें सॉलिड कोन, तो सॉलिड कोन में ज़्यादा मास कहाँ होगा, ज़्यादा मास नीचे होगा, ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन पतला, ये पोर्शन चौड़ा, तो यहाँ पे ज़्यादा मास कंसंट्रेटेड होगा। चलिए तो अच्छा सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होना चाहिए, मान लीजिए ये h है, ये हाइट पूरी इसकी h है, ठीक है। चलिए तो इसका सेंटर ऑफ मास h/2 पे तो होगा नहीं, कहाँ पे होगा, h/3 पे होगा। h/3 यानी कि हाइट को अगर आप 1/3 ऑफ द हाइट पे होगा इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो h/4 पे होता है, ठीक है। तो यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास है हॉलो कोन का वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। देख लीजिए h/4 छोटा है, यानी सेंटर ऑफ मास से कम डिस्टेंस जाना पड़ेगा, यानी इसके ज़्यादा पास है, अरे जो नीचे वाला पोर्शन है उसके ज़्यादा पास है सेंटर ऑफ मास। और इसकी बात करें तो ये ऊपर वाले पोर्शन के ज़्यादा पास है, यानी कि यहाँ पे जो मास होता है हॉलो कोन में कुल मिला के वो जो मास होता है ऊपर की तरफ कंसंट्रेटेड होता है, और सॉलिड कोन में जो मास होता है वो नीचे की तरफ कंसंट्रेटेड होता है। तो इस तरह से हम मेमोराइज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूले आपको आसानी से ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो एक पूरे रॉड का जो रॉड है, अभी हम पढ़े थे सिस्टम हमने पढ़ लिया था, उसको हम रिकॉल भी कर चुके थे। अब हम कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। तो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सबसे पहले रॉड का पढ़ा। तो रॉड का हमने यूनिफॉर्म रॉड लिया और मतलब नॉन यूनिफॉर्म का एक एग्जांपल लिया, दैट्स नॉट स्टेबल, क्योंकि वो लैम्डा यानी लीनियर मास डेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है वो फिक्स नहीं है कि लैम्डा नॉट एक्स ही होगा, वो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे वेरिएबल मास सिस्टम के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं वैसे, पर कभी कभार इक्का दुक्का पूछ भी लिए जाते हैं। चलिए तो फिर बात करते हैं रॉड की। तो रॉड की L/2 होगी यूनिफॉर्म रॉड की। अब यूनिफॉर्म रिंग की बात कर लें तो वो रिंग एक ज्योमेट्रिकल फिगर तो उसके सेंटर पे होगी, सारे ज्योमेट्रिकल फिगर उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होते हैं उसके सेंटर ऑफ मास। और बात करें इसकी हाफ रिंग की, तो हाफ रिंग की जो होती है वो होती है 2r/π पे, और हाफ डिस्क की 3r/4π पे। हॉलो हेमिस्फीयर की होती है 4/8 पे, और इसकी जो सॉलिड हेमिस्फीयर है उसकी होती है 3/8 पे, ठीक है। और जो हॉलो कोन है उसका h/3 पे होता है, और सॉलिड कोन जो होता है वो h/4 पे होता है। सारी डिस्टेंस कहाँ से ली जा रही हैं, सेंटर से ली जा रही हैं। चलिए तो फिर बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस टाइम, ठीक है। कंसेप्ट विद क्वेश्चंस, ओके। सो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। ये एक सिस्टम दिया गया है जिसमें 2 स्क्वायर प्लेट्स हैं, डायमेंशन LL दोनों का है।
ठीक है। और इसकी जो सरफेस एरिया डेंसिटी है, मीन्स एरिया मास एरिया डेंसिटी, तो वो है सिग्मा 1 और इसकी मास एरिया डेंसिटी है सिग्मा 2, ठीक है। तो ये L प्लस L 2L हो गया और ये जो डिस्टेंस है वो L है। ओरिजिन कहाँ पे दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है 0,0 पे। तो अब आपको इसका क्या निकालना है? इस पूरे सिस्टम का लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। अच्छा करिए। तब इसके बाद अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम में समय ही तो नहीं होता है, तो अभी हमें लगाना होगा थोड़ा सा दिमाग। सोचिए आप इसको करते कैसे? वैसे यूजुअली कैसे करते हैं? यूजुअली अगर हम बोर्ड के टाइप से देखें, कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट ना लगाएं, बोर्ड के टाइप से देखें, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसका पहले हम मास निकालेंगे, इस पूरे का मास, तो इसकी पहले एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया होगा L² और इसका भी एरिया होगा L²। तो फिर इसका मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू एरिया, तो सिग्मा 1 इंटू L² और सिग्मा 2 इंटू L²। अब फिर इसके बाद ये दो मास हो गया, एक मास एक मास ये। अब इसका ये ओरिजिन से हम वो निकालेंगे, ओरिजिन से इसका जो पोजीशन होगा, तो ओरिजिन से इसकी पोजीशन कहाँ होगी? चूँकि ज्योमेट्रिक फिगर है तो इसके सेंटर पे होगा, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो होगी वो L/2 होगी और ये कहाँ पे होगी? L प्लस L/2 यानी 2L/3 पे होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर M1 L1 मीन्स M1 R1 प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2 फार्मूला लगा के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालेंगे, बट दैट विल बी हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, बट नो प्रॉब्लम, अगर आप करना चाहते हो दैट्स ऑल्सो गुड, बट आपको जल्दी करना है तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो इसके लिए जो दिमाग लगाया जाता है वो कुछ स्मार्ट वर्क है। चलिए, तो कुछ स्मार्ट वर्क मैं आपको बता दूं, देख लेते हैं। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? देखिए, तो स्मार्ट वर्क है कि अगर आप इस फिगर को देखें, इसमें क्या है? दो स्क्वायर्स हैं, एक सिग्मा 1 डेंसिटी है और एक की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा 2। लेकिन सोचिए, अगर सिग्मा 2 0 हो जाए, मतलब कि इस पे कोई मास है ही नहीं। सिग्मा 2 0 हो जाए यानी यहाँ पे कोई मास है ही नहीं, तो मास कहाँ पे रहेगा? सारा मास बस सिग्मा 1 के पास बचेगा। अच्छा, तो यानी सारा मास इसी प्लेट में है। अब अगर सारा मास इसी प्लेट में है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? क्योंकि एक स्क्वायर प्लेट है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, तो फिर इसके बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? L/2 पे होगा। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे? L/2 पे। अच्छा, तो ओरिजिन से L/2 पे होगा, यानी कि ये जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सारे ऑप्शन में अगर हम सिग्मा 2 को 0 कर दें तो वो ऑप्शन जिसमें L/2 आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन चलो रुकिए, चेक करते हैं। तो इसमें अगर सिग्मा 2 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा L/2। चलिए, इस हिसाब से तो ये सही है। अभी आगे देख लेते हैं, इसको ऐसे टिक लगा दें? नहीं, अभी हमें और भी सारे ऑप्शंस को चेक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ सिग्मा 2 को 0 करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये 3L/2 आएगा। नहीं, हमारा आंसर L/2 आना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब फिर इसको यहाँ पे देखें कि ये सिग्मा 2 को अगर 0 कर देते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो तो L आएगा। और यहाँ पे देख लें अगर, तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा 2 को 0 कर देते हैं तो यहाँ आंसर आएगा यहाँ भी आंसर L/2 आएगा। तब तो दो जगह आ जा रहा है अब कन्फ्यूजन, यानी ये दोनों ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए, ये दो ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इस वाले को देखते हैं, तो इन दोनों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको हम चूज़ करेंगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अब देखते हैं कि अब थोड़ा फिर से दिमाग लगाइए। अब फिर से दिमाग लगा के सोचिए कि अगर सिग्मा 1 0 हो जाए, अगर सिग्मा 1 0 हो जाए तो यानी ये प्लेट ख़त्म हो जाएगी, तो ये सारा मास जो है इस प्लेट पे आ जाएगा और इस प्लेट में L/2 पे रहेगा। लेकिन ये डिस्टेंस, ये ओरिजिन यहाँ पे तो है नहीं, ओरिजिन इससे L दूर पे है, तो L प्लस L/2 पे होगा। L प्लस L/2 क्या होगा? 3L/2। L प्लस L/2 3L/2 पे होगा। यानी कि अगर हम सिग्मा 1 को अगर 0 कर दे रहे हैं और सिग्मा 1 को 0 करने के बाद जिसमें ऑप्शन 3L/2 आएगा वही इन दोनों में करेक्ट। अब चलिए, तो एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, ये दोनों तो बैठ ही नहीं रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे,
ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। ये मेथड इजी है, इस तरह से हम कुछ दिमाग लगा लें, अगर कुछ ट्रिक अपना लें तो इजी होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती हैं तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी करना है आपको, दैट्स योर मोटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सिग्मा 1 को 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 कर जाएगा 3l/2। ये पिछली वाली बात को भी फॉलो करता है, इसको भी फॉलो कर, यानी यही करेक्ट आंसर। लेकिन रुक जाइए, इसमें भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे सिग्मा 1 को 0 कर रहे हैं तो ये आंसर जो आएगा सिग्मा 2 कटेगा, ये l/6 आएगा। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो यही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें। तो ये इससे हमें क्या मिला, यही क्वेश्चन तो देगा नहीं एग्जाम में, लेकिन ये दिमाग हम कहाँ लगा सकते हैं कि किसी का तो 0 या 1 ये सब वैल्यू रखने का दिमाग हम तब लगा सकते हैं जब आंसर में वेरिएबल्स दिए हों, जब ढेर सारे वेरिएबल आंसर में दिए हों तो हम वहाँ पे कुछ वैल्यू रख के और परिणाम को हम सोच सकते हैं और फिर हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ें और हम फिर देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फिगर शोज ए composite system of 2 uniform rods of length as indicated. Then the coordinates of the center of mass of the system of rods are, ठीक है। चलिए तो इस फिगर में 2 रॉड्स हैं, ये एक रॉड है और ये दूसरा रॉड है। तो इस रॉड की जो लेंथ है वो 2l है, और चूँकि और ये दोनों यूनिफॉर्म हैं तो इसकी जो मास है ये लेंथ अगर 2l है तो इसकी मास भी 2m है, और इसकी लेंथ l है तो इसका मास m है। चलिए अब बात करते हैं, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ रॉड्स आर, ये ओरिजिन है तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए तो अच्छा ये बताइए कि इसका इस पूरे रॉड को हम कैसे कंसिडर कर पाएंगे। इस पूरे रॉड का मास कंसिडर कर लेते हैं, तो इस पूरे रॉड का मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो इस पूरे रॉड का मास हम कहाँ मान सकते हैं, यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, हाफ, यानी l/2 पे, चूँकि रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, l/2 पे, तो इसका l कितना है, 2l है, तो 2l/2 यानी l। ये जो डिस्टेंस है इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, l होगा, और x कोऑर्डिनेट तो चूँकि ऑरिजिन पे तो 0 ही रहेगा, तो 0, l ये पोजीशन हो गया। चलिए अब इधर से देख लेते हैं, तो इसका जो होगा वो l/2 होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, और इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसके सेंटर ऑफ मास का यानी इसका मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है और इसका मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। चलिए तो अब सोल्यूशन कर लेते हैं हम। तो सोल्यूशन इसको हम कुछ इस तरह से लिख लें, सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है l पे कितना मास कंसंट्रेटेड है, 2m। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि वो जो पूरा रॉड था उसका जो मतलब मास है वो 2m है, और पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास उसका l पे है, ठीक है। ये ओरिजिन 0,0 है, और ये जो है ये डिस्टेंस l/2 पे ये जो मास है दूसरे वाले रॉड का कंसंट्रेटेड है, इसका मास कितना था, m था। चलिए तो फिर देख लेते हैं, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x सेंटर ऑफ मास x सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप। अब फिर देख लेते हैं हम x सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे तो x का कोऑर्डिनेट कोई है नहीं, 0 है, तो ये तो नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका देखते हैं, तो 2m इंटू 0 प्लस m इंटू l/2 बाई 2m प्लस m इज इक्वल टू 3m। ये पूरे को हम i कैप कर देते हैं, प्लस अब j कैप, j कोऑर्डिनेट भी लिख लिया जाए, तो ये होगा 2m इंटू l प्लस m इंटू 0, क्योंकि इसका कोई y का कंपोनेंट y कोऑर्डिनेट नहीं है, और नीचे पूरा मास 3m। चलिए ये कितना है, j कैप, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम m/6m, यहाँ पे ही आएगा ना i कैप, तो m कट जाएगा, ये l/6 i कैप प्लस ये आ जा रहा है हमारे यहाँ पे 2m इंटू l, 2ml/3m, ठीक है। तो 2l/3
j cap. Therefore the coordinate of center of mass, r center of mass is equal to L by 6 I cap comma 2/3 j cap. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम. तो L by 6 I cap और 2L/3 j cap. दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट वन. ओके, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The linear mass density lambda of a rod of length L kept along x-axis varies as lambda is equal to alpha plus beta x. ठीक है, तो ये वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जांपल हो गया. लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स. द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इज एट. ठीक है, चलिए, तो ये तो वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन हो गया. नीट वालों को कैसे दे दिया वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन? तब तो भाई सबको टेंशन हो जाएगी. लेकिन ज़रा रुकिए, वेरिएबल मास सिस्टम का लेकिन आपको यहाँ पे बुद्धि लगाना है थोड़ा सा. ठीक है, क्या बुद्धि लगाएंगे? सोचिए सोचिए. हाँ बिल्कुल, बुद्धि ये लगाएंगे कि यहाँ पे दिए क्या हैं, वेरिएबल्स दिए हैं, और वेरिएबल्स अगर दिए हों तो उन वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करके कोई भी कांस्टेंट वैल्यू भर सकते हैं. अच्छा, वो कांस्टेंट वैल्यू भर देनी चाहिए जब वेरिएबल्स दिए हो, जिसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाए. तो यूजुअली 0, 1 यही सब वैल्यूज हम भरते हैं. अच्छा चलो सोचिए, ये जो बीटा है अल्फा प्लस बीटा एक्स, इसमें अल्फा और बीटा तो कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है? एक्स. और इसी के कारण लैम्डा जो है लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रहा है. तो अगर बीटा को हम 0 मान लें तो बीटा इंटू एक्स ये पूरा 0 हो जाएगा. तो लैम्डा क्या हो जाएगा? अल्फा, यानी लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा. तब तो ये यूनिफॉर्म रॉड हो जाएगा. और जब ये एक यूनिफॉर्म रॉड हो जाएगा, और यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? अभी हमने पढ़ा था L/2 पे. तो अगर हम इन सारे ऑप्शंस में बीटा को जिस भी जगह पे 0 रखने पे आ रहा है, बीटा को जिस भी जगह पे 0 रखने पे आ रहा है, भाई देखो इसका लेंदी तरीका भी है, लेंदी तरीका भी है सॉल्व करने का. अगर किसी को लेंदी तरीका चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना. ठीक है, मैं आपको बता दूंगा. ऑलराइट, ठीक है. और तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा. वो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं जिसको लेंदी तरीका चाहिए होगा. ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स. तो यहाँ पे बीटा को अगर हम 0 मान लेते हैं तो इसका जो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा होगा वो अल्फा के बराबर यानी कांस्टेंट हो जाएगा. तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा तभी तो ये यूनिफॉर्म रॉड हो जाएगा. और जब यूनिफॉर्म रॉड हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास इसका L/2 पे होना चाहिए. तो चलो चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा करेक्ट हो रहा है. तो बीटा को 0 रखने पे, अगर यहाँ हम बीटा 0 रखते हैं तो ये जो आंसर आएगा इसका अल्फ़ा एल कट जाएगा और 3/2L आएगा. सॉरी, ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता. यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम बीटा को अगर 0 रख दें तो ये जो आंसर आएगा वो होगा 3/6L. 3/6L. 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 यानी L/2, यानी ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है. चलिए अभी आगे देखते हैं. अब यहाँ देखते हैं बीटा को 0 रख दिया जाए अगर, तो बीटा को अगर हम 0 रख देते हैं तो ये आंसर आएगा 2L/3. अच्छा, यहाँ पे बीटा को अगर हम 0 रख देते हैं तो यहाँ पे बीटा को 0 रखने पे जो आंसर आएगा वो होगा L². तो यहाँ पे L² आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 3L/2, यहाँ पे आ रहा है 2L/3, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो L/2 आ रहा है. यानी यही उस सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि अगर हम बीटा को 0 रख रहे हैं तो ये एक यूनिफॉर्म रॉड हो जा रहा है, और यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पे होता है. उस बात को सिर्फ यही फॉलो कर रहा है. तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं.